नमस्कार। कहानियाँ नानी जी के में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ व कुशल मंगल से होंगे। आज की वीडियो में हम सुनते हैं एक लोक कथा या फोक टेल्स। अब ये कहानियाँ जो हैं इनका कोई रिटन फॉर्म या लिखित रूप नहीं मिलता। ये कहानियाँ ओरली जो है एक दूसरे से कही जाती हैं और कहने के बाद कोई कोई कहानियाँ इतनी पॉपुलर या प्रचलित हो जाती हैं कि वे सदियों तक सुनी और सुनाई जाती रहती हैं और कई पीढ़ियों तक वे कहानियाँ चलती रहती हैं। और ये जो है अलग अलग प्रदेश या अलग अलग जगह की अलग अलग कहानियाँ होती हैं जो कि वहाँ के एरिया में या वहाँ के प्रदेश में पॉपुलर हो जाती हैं और वहाँ की लोक कथा या फोक टेल्स बन जाती हैं। तो आज हम जो है एक अरुणाचल प्रदेश की लोक कथा या फोक टेल सुनते हैं, आर्किड के फूल। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आर्किड के फूलों के विषय में अनेक प्रकार के लोगों का अलग अलग विश्वास है तथा कई किंवदंतियां भी हैं। एक समय जो है एक नेक और बहुत ईमानदार राजा था और उसके राज्य में जो है उस समय ऊंचे ऊंचे पर्वत, बड़े बड़े वृक्ष जो कि फल और फूलों से लदे हुए रहते थे और कल कल बहती नदियां थीं। और जो है उसकी प्रजा जो है वह बहुत सुखी थी क्योंकि राजा जो है प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और प्रजा की सारी सुख सुविधाओं का राजा ध्यान रखता था, इसलिए प्रजा बहुत सुखी और खुश थी। पर जो है राजा का परिवार जो है बहुत छोटा था। उसकी एक रानी थी और एक बेटी थी राजकुमारी, और उसके कोई बेटा नहीं था। तो रानी और महामंत्री, राजगुरु, सभी लोग जो हैं उससे दूसरा विवाह करने के लिए कहते रहते थे, परंतु राजा जो है दूसरा विवाह करना नहीं चाहता था क्योंकि वह जो है अपनी पत्नी या अपनी रानी से बहुत अधिक प्यार करता था। अब धीरे धीरे ऐसे कई वर्ष बीत गए और जो है वह राजकुमारी जो है धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब जैसे जैसे राजकुमारी बड़ी होने लगी, बहुत ही अच्छी और बहुत सुंदर थी, तो उसके रूप सौंदर्य की जो चर्चा है दूसरे राज्यों में भी होने लगी। तो जो है दूसरे राज्यों के राजाओं ने अपने राजकुमारों का उस राजकुमारी से विवाह करने के लिए प्रस्ताव भेजना शुरू किए। अब जो है राजकुमारी अभी भी शादी के लिए तैयार नहीं थी, तो राजा ने किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अब राजकुमारी का जो महल था वह बहुत ही सुंदर था। उस महल के पीछे जो है एक बगीचा था और उस बगीचे में बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष लगे हुए थे जो कि फल और फूलों से लदे रहते थे। अब राजकुमारी जो है अपनी सहेलियों या सखियों के साथ में रोज सुबह के समय वहाँ सैर करने या टहलने जाती थी और वह जब तक धूप नहीं आती थी तब तक वहाँ टहलती थी। और वहीं पर एक जो है बावड़ी थी। उस बावड़ी का जो पानी था वह इतना मीठा और स्वादिष्ट था कि सभी लोग, महल के सभी लोग जो है उसी का पानी पीते थे। और उस बावड़ी, कुएं जैसी जो बावड़ी थी, उसके चारों ओर जो है मुंडेर थी या बॉर्डर थी। तो जब राजकुमारी थक जाती थी तो वह उस पर बैठकर थोड़ी देर आराम करती थी और धूप या दोपहर होने के पहले वह अपने महल में वापस आ जाती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि राजकुमारी अपनी सखियों के साथ जब बगीचे में टहल रही थी तो
उसे कुछ दुर्गंध आई, तब उसने अपनी सखियों से उस दुर्गंध के बारे में बोला और बोलने के बाद जो है वह उस बावड़ी की मुंडेर पर जाकर बैठ गई। और वहां जैसे बैठी तो अचानक से जो है उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई। अब उसकी जो सखियां थी वह सब बहुत घबरा गई और वे उसे जो है उठाकर जैसे तैसे महल में लेके आई। तभी एक सेविका ने जाकर राजा को इस बारे में बताया। तब राजा जो है दरबार में ही थे, तो वे जल्दी जल्दी राजकुमारी के महल में आए और उन्होंने राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने जब राजकुमारी का परीक्षण किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि इसकी तबीयत जो है दुर्गंध के कारण खराब हुई है। तब राजा ने जो है अपने सैनिकों को राजकुमारी के महल के बगीचे में भेजा और उस दुर्गंध का पता लगाने के लिए कहा। अब सैनिकों ने जो है बगीचे का चप्पा चप्पा छान मारा, पर उन्हें कहीं उस दुर्गंध का आसार नजर नहीं आया। तभी जो है एक सैनिक ने देखा कि एक मोटा तगड़ा चूहा जो है अधमरा सा वहां बगीचे में पड़ा हुआ है और उसी से जो है दुर्गंध बगीचे में फैल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी पक्षी या बिल्ली ने उस चूहे को रात को खाया होगा और अधखाया ही छोड़कर वहां चला गया। तब उस सैनिक ने जो है राजा को जाकर बताया और राजा ने उस चूहे को जलाकर मिट्टी में गाड़ने के लिए कहा। तो राजा की आज्ञा का पालन कर वह सेवक जो है उस चूहे को लेकर चला गया। अब इधर जो है राजकुमारी फिर भी ठीक नहीं हो रही थी और धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया और सभी लोग बहुत दुखी थे। अब दूसरे राज्यों से राजवैद्य बुलाए गए और उनसे परामर्श लिया गया, परंतु सब जो है एक से एक बढ़िया, एक से एक ज़्यादा असर करने वाली औषधियाँ या दवाइयाँ दे रहे थे, परंतु फिर भी राजकुमारी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। सब राजा रानी जो है बहुत चिंता में पड़ गए और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि जल्दी से जल्दी राजकुमारी ठीक हो जाए। ऐसे करते करते और 15 दिन बीत गए और वह जो राजकुमारी है अपने एक महल के कमरे में बीच में उसका पलंग लगा हुआ है और वह उसमें बिल्कुल निर्जीव सी पड़ी हुई है और उसका चेहरा भी जो है एकदम पीला पड़ गया था और उसके आंखों के नीचे भी काले घेरे बन गए थे। अब राजा रानी जो है उसके आसपास बैठे हुए उसकी जल्दी से ठीक होने की ईश्वर से कामना कर रहे थे और राजमंत्री, पुरोहित, राजपुरोहित, महामंत्री सभी लोग जो है उनके आसपास खड़े हुए कि बीमारी के बारे में सोच रहे थे। तभी जो है एक महामंत्री को एक विचार आया और वह जो है अपने हाथ बांधकर जो है राजा के समीप या राजा के पास गया और कहने लगा कि मैं क्या सोचता हूँ कि आप जो है अपने राज्य और आसपास के राज्य में डुगडुगी पिटवा दीजिए या मतलब ऐलान कर दीजिए कि जो भी राजकुमारी को ठीक कर देगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब राजा को जो है उसकी बात समझ आ गई और उसने इस सुझाव को और आकर्षक बनाने के लिए उसने अपने सैनिकों से कहा कि तुम जो है आसपास के राज्यों में और राज्य में ये ऐलान या डुगडुगी पिटवा दो कि जो भी राजकुमारी को ठीक कर देगा उसे आधा राज्य दे दिया जाएगा। अब ये जो है डुगडुगी पिटवा दी गई या ऐलान कर दिया गया। तो आधे राज्य के लालच में कई लोग
प्रतिदिन आने लगे और अलग अलग अच्छी अच्छी दवाइयाँ देने लगे, परंतु फिर भी राजकुमारी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसे ऐसे 1 महीना बीत गया। अब राजा और रानी जो है बहुत चिंताग्रस्त हो गए और एकदम निराश हो गए कि अब शायद ये राजकुमारी ठीक नहीं हो पाएगी। तभी जो है एक दिन एक सेवक जो है सुबह सुबह राजकुमारी के महल में आया और राजा से कहने लगा कि एक नवयुवक आया है, वह कह रहा है कि वह राजकुमारी को ठीक कर देगा। तो राजा एकदम खुश हो गए, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने उस सेवक से कहा कि उस नवयुवक को बड़े सम्मान के साथ या बड़े आदर के साथ महल में लेकर आओ। अब उस नवयुवक को महल में लाया गया। जैसे ही नवयुवक को राजा ने देखा तो उसको देखते ही रह गए, क्योंकि वह 20-22 वर्ष का नवयुवक था और वह बहुत ही आकर्षक और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। तो वे उसका चेहरा देखते ही रह गए। उसके साथ ही साथ जो महल के और भी लोग थे वो भी उसके चेहरे को देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वह नवयुवक जो है एक राजकुमार के समान दिखाई दे रहा था। तब पहले तो उस नवयुवक ने राजा रानी का अभिवादन किया या उनको नमस्कार किया और उसके बाद उन्होंने इनके साथ क्या हुआ है वह पूरी बात बताने को कहा। तब जो है राजकुमारी की एक सेविका जो थी उसने बगीचे के दुर्गंध वाली पूरी बात जो है उस नवयुवक को बताई। तब नवयुवक ने कहा कि इन्हें बगीचे में ले जाया जाए। तो राजा ने जल्दी जल्दी उसको बगीचे में ले जाने की व्यवस्था की और कहा कि वहां पर एक आरामदायक बिस्तर लगाया जाए। अब सैनिकों ने जो है बगीचे में बिस्तर लगा दिया। नवयुवक ने राजकुमारी का बिस्तर जो है एक वृक्ष के नीचे लगवाने को कहा। अब वृक्ष के नीचे बिस्तर लगा दिया गया। उसके बाद जो है सुबह के समय बसंत ऋतु का मौसम था और सुबह की जो धूप थी वह बहुत ही अच्छी लग रही थी। जो सबसे पहले नवयुवक ने जो है अपने दोनों हाथ ऊपर किए और आसमान की ओर देखने लगा। सब लोगों ने सोचा कि वह ईश्वर से राजकुमारी के स्वस्थ होने की कामना या प्रार्थना कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद उसने अपने कपड़ों में हाथ डाला और एक बांसुरी निकाली। अब राजा रानी और महल के बाकी दूसरे लोग जो महामंत्री, राजपुरोहित और कई लोग जो हैं राजकुमारी के आसपास खड़े हुए थे। अब वह जो है नवयुवक बांसुरी निकालकर बांसुरी बजाने लगा और जैसे ही उसने बांसुरी बजाई उसकी आवाज इतनी मधुर थी और उस आवाज में इतनी देवी शक्ति दिखाई दे रही थी कि थोड़ी ही देर में जो है वह वृक्ष जो है जिसके नीचे राजकुमारी लेटी हुई थी फूलों से लद गया और उससे फूल बिखर बिखर कर राजकुमारी के ऊपर गिरने लगे और उनकी सुगंध जो है चारों ओर फैलने लगी। अब धीरे धीरे जो है वह नवयुवक जो है बगीचे में बांसुरी बजाते हुए टहलने लगा और जिस जिस वृक्ष के नीचे वह जाता वह वृक्ष जो है फूलों से लद जाता। अचानक से जो है राजकुमारी को होश आने लगा और वह उठकर बैठ गई। तो सब लोग, राजा रानी और दूसरे लोग जो है उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगे और थोड़ी देर के लिए सभी लोग जो है उस नवयुवक को भूल गए। और जब उन्हें ख्याल आया उस नवयुवक का, तब उन्होंने देखा
तो वह वहां से जा चुका था। अब राजा ने जो है अपने सैनिकों को उस नवयुवक को ढूंढ कर लाने को कहा। सैनिकों ने जाकर उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, परंतु वह नहीं मिला। और ऐसा कहा जाता है कि हर वसंत ऋतु में वह नवयुवक जो है बांसुरी बजाता हुआ निकलता है और जो है सारे वृक्ष जो है वह फूलों से लद जाते हैं और सारी जगह पर उन फूलों की सुगंध फैल जाती है और सारा माहौल जो है उस सुगंध में भर जाता है। यही थी आज की कहानी आर्किड के फूल। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, स्वदेशी अपनाएं,